वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम आपके साथ जुड़ेंगे रोज शाम को 7 बजे करंट अफेयर के इस क्लास में। जी हां, बीपीएससी के एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज भी अच्छा खासा रहता है, इसलिए आपका यहां पे हमारा हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाली परीक्षा के लिए। अगर आप 66 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आपने फॉर्म भरा है इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, या फिर आपने फॉर्म भरा है अस्टिनो सब इंस्पेक्टर का, तो ये टॉपिक वहां के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, और जो भी छात्र यहाँ पे बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर तो कहीं से कुछ भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। लेकिन हमने बीपीएससी के पैटर्न पे ये पूरा वीडियो तैयार किया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको कल का वीडियो में बताया भी था कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो कुछ आज ऐसे ही तरह के क्वेश्चन हमने सेट किए हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन है और कुछ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव भी है। तो वीडियो के अंत में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उस क्वेश्चन को भी जरूर अटेंड कीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। टाइम नोट कर लीजिएगा, रोज शाम को 7 बजे मिलेंगे। चाहे कोई भी काम हो, आपका काम 10 मिनट के लिए छोड़कर आ जाइएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके आने वाले परीक्षा बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक पे। आज का पहला टॉपिक है वो भी करंट से है कि रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों टाटा पावर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। टाटा पावर यानी कि टाटा कंपनी के साथ किसने, तो रक्षा मंत्रालय ने यहाँ पे क्या किया, एक एग्रीमेंट पे साइन किया है। जी हाँ, टाटा पावर एसीडी, नोट कर लीजिएगा, ये एसीडी जो फॉर्म है इनका, उन्होंने ये सिग्नेचर किया है, एग्रीमेंट किया है किसके साथ दोस्तों, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। एक क्वेश्चन यहां पे बन सकता है जो कि मैं आपसे पूछूंगा कि अभी भारत के रक्षा मंत्री कौन है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा, रक्षा मंत्री कौन है भारत के, ये हमें बताइए। तो देखिए, रक्षा मंत्री के साथ इन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जहां पर भारतीय वायुसेना की करीब 37 एयरफील्ड और बुनियादी ढांचे के अधिग्रहण के लिए यह अनुबंध पे हस्ताक्षर हुआ है। तो पहला पॉइंट क्या बनता है हमारा यहाँ पे, इसको आप नोट करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल जी हाँ, रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ, तो टाटा पावर एसीडी के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना के लिए 37 एयरफील्ड के बुनियादी ढांचे को आधुनिकीकरण यानी कि जो उसका मॉडर्नाइजेशन करने के लिए उसके संबंध में यह हस्ताक्षर हुआ है। तो पूछ सकता है कि क्यों हुआ है ये हस्ताक्षर, तो कारण मैंने बता दिया। पहला कारण, इसका जो दूसरा मेन पॉइंट है यानी कि मुख्य बिंदु है, वो है कि इस परियोजना की लागत के लिए करीब 1200 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। कितने रुपए का दोस्तों, तो ये नोट कर लीजिएगा, 1200 करोड़ रुपए का ये समझौता हुआ है टाटा एसीडी और आपके रक्षा मंत्री की तरफ से। ठीक है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारतीय। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट मुख्य बिंदु बनता है कि जो भी हमारा एयरफील्ड है, ये अधिसंरचनाएं हैं या फिर इसको जो आधुनिकीकरण किया जा रहा है, मॉडर्नाइज किया जा रहा है इन सभी चीजों को, तो इसके चरण 1 में यानी कि स्टेप फर्स्ट में जो भारतीय वायुसेना है ना, वो एयरफील्ड का अपग्रेड करने के लिए, इसको मैंने जो बताया अपग्रेड करने के लिए, एक्चुअली इस चीज को लिख लीजिएगा, ये कारण में ही आएगा, है ना, मुख्य बिंदु के कारण क्यों किए जा रहे हैं, तो भारतीय वायुसेना के जितने भी एयरफील्ड्स हैं उसको अपग्रेड करने के लिए तथ्य में किया जा रहा है। लेकिन फेज 2 की अगर बात करें, ये तो फेज 1 में हो गया कि अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन फेज 2 में अगर बात करें तो यहां पे एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इसके तहत नेविगेशन एड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। तो नेविगेशन एड्स यानी कि जो भी ऐसे लोग हैं यहां पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी एयरफील्ड या फिर आप कह सकते हैं भारतीय वायुसेना का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अपग्रेड किया जाएगा फेज 2 के तहत। तो ये 1200 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है यहाँ पे। तो ये कंप्लीट हुआ एक सिनारियो। ठीक है, यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है कि भारत का रक्षा मंत्री कौन है, उनका नाम बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चीजें मैं बता दूंगा कभी, है ना, और इसका पीडीएफ जो है वो आपको शेयर भी कर दिया जाएगा, जैसे ही डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दिए जाएंगे, आप वहां से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन ये पॉइंट्स नोट कीजिएगा, आप लोग अगर कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो। सबसे पहली चीज, इसके आधुनिकीकरण करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए टाटा पावर एसीडी ने और रक्षा मंत्रालय ने एक समझौता किया है, जिसमें कि 37 एयरफील्ड के बुनियादी ढांचों को ये आधुनिकीकरण में बदलेंगे। ठीक, इसलिए यह हस्ताक्षर हुआ है। 1200 करोड़ रुपए का यह हस्ताक्षर हुआ है। फेज 1 में अपग्रेड करने की बातें की गई है, और फेज 2 में नेविगेशनल एड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा सकता है।
तो ये सारे मुख्य बिंदु थे यहाँ पे, एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड चीजें पूछे जा सकते हैं। मेंस की तैयारी में आप लोग लगे रहिएगा, क्योंकि मेंस की तैयारी कीजिएगा तभी आपका प्रीलिम्स भी आसानी से निकल सकेगा। यहाँ पे जो मुख्य बिंदु है, आपका सवाल क्या हो सकता है, तो भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक अपडेट दे सकता है मेंस में लिखने के लिए, एक टॉपिक दे सकता है, ठीक है, कि इन पर प्रकाश डालिए, तो उसके बारे में हिस्ट्री पूरा पढ़ना होगा उसका, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें होगी, दूसरा बिंदु पे चलते हैं। दूसरा बिंदु है दोस्तों यहाँ पे कि भारत में 80 करोड़ लोगों को दालों और खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाएगी। 80 करोड़ लोगों को, ये जनसंख्या जो है 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको क्या किया जाएगा, तो उनको दाल और खाद्यान्न यानी कि खाने की चीजें जिसमें कि चावल गेहूं सब कुछ आएगा, ये सारी चीजें मुहैया करवाई जाएगी, आपूर्ति की जाएगी। तो ये जो फैसला है वो कौन से सरकार ने लिया है, भारत सरकार के कौन से मंत्रालय ने लिया है, तो ये पॉइंट पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वित्त मंत्री हैं, कौन है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, ये मंत्रालय से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप प्रशासनिक सेवाओं की जो है तैयारी कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर करना होगा, जी हाँ, रामविलास पासवान, जो कि यहाँ पे क्या है, तो केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। 80 करोड़ लोगों तक ये चीजें पहुंचाएंगे, खाद्यान्न और दालों की आपूर्ति करेंगे। जी हाँ, कौन, तो हमारे केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान का ऐसा एक घोषणा आया है। ये जो है दोस्तों, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसके साथ कुछ समझौते हुए हैं इन सभी चीजों के लिए कि आखिर इतना खाद्यान्न आएगा कहां से। तो केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक मंत्री रामविलास पासवान जी ने घोषणा किया कि नेफेड, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा आप चीजों को, मैं जो जो पॉइंट बता रहा हूं ये आपके एग्जाम में आने के लिए पूरा तैयार रहेगा क्वेश्चन सिनारियो। तो नेफेड का फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में, बताऊंगा अभी, ठीक है। नेफेड के साथ 3 महीने का एग्रीमेंट किया है, जिसमें कि 19.5 करोड़ से अधिक घरों में, ये 19.5 करोड़ से अधिक घरों में, है ना, ये पैसे नहीं है, अधिक घरों में क्या करेंगे ये, तो 3 महीने की ये सामग्रियां पहुंचाएंगे, जिसमें कि दाल, मुफ्त दाल भी दी जाएंगी और यहाँ पे कुछ खाद्यान्न भी इनको मुफ्त दिए जाएंगे। कितने, तो 19.5 करोड़ के घरों में। अच्छा, ये समझौता हुआ है नेफेड के साथ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफेड, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, तो आंसर कीजिएगा, इट्स अ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। लंबा है लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन जरूर बनेगा, आप यहाँ पे स्टार मार्क भी लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। दिया, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पे पॉइंट दोस्तों कि जो हमारा सरकार है, यानी कि हमारा जो केंद्र सरकार है, और इसमें जो रामविलास पासवान जी हैं, इन्होंने समझौता किया है एक और कंपनी के साथ, जी हाँ, FCI, जी हाँ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भारतीय खाद्यान्न निगम लिमिटेड, जी हाँ, और नेफेड के साथ समझौता हुआ है, जो कि इसकी खरीदी की जा रही है उसके साथ। कितने, तो 19.5 करोड़ के अधिक घरों में 3 महीने की राशि पहुंचाने के लिए, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। इसलिए कोई भी अगर आपसे चार्ज मांगे इन सभी चीजों का, तो बिल्कुल नहीं देना है अभी, ठीक है। इसके लिए समझौता किया गया है, किसके द्वारा, तो हमारे केंद्रीय खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान जी के द्वारा। किसके साथ हुआ समझौता, नेफेड और FCI के बीच में, ठीक है। और यह भारत सरकार में, अगर देखा जाए पूरे भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार इतने बड़े पैमाने पर ऐसा कार्य करने जा रही है। तो ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है। नेफेड का फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको, जी हाँ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा ये खरीद की जा रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं यहाँ पे नेफेड को, और ये लोगो है उसका, और साथ ही साथ ये FCI का यहाँ पे क्या हुआ था, एक समझौते पे हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है, याद रहेगा। यहां से क्वेश्चन पूछेगा, रामविलास पासवान पूछ सकता है कि कौन से मंत्रालय में है, नेफेड का फुल फॉर्म, FCI का फुल फॉर्म, और ये जो समझौता हुआ है कितने करोड़ लोगों तक पहुंचाने का हुआ है, तो इतने। तो ये पहले 3 महीने तक में तो 19 करोड़ तक लोगों तक, घर तक पहुंचेगा चीजें, है ना, उसके बाद ये चीजें देखी जाएंगी, ठीक है। तो ये एक अपडेट था। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश से है, चूंकि ये राष्ट्रीय घटनाक्रम में है, तो इसलिए इन सभी चीजों को हम लोग को देखना और जानना जरूरी भी है, ठीक है दोस्तों।
जो हमारा एक और है इंटरनेशनल लेवल का भी, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि चीज़ें कोई यहाँ से आपकी छूटे नहीं और हर टॉपिक आप तक पहुँचाते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका यहाँ पे हमें सपोर्ट इसलिए चाहिए, लाइक और शेयर करते रहिएगा वीडियो को, ताकि हमें सपोर्ट मिलेगा तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और ऐसे ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये है प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में श्रम कानूनों, जी हाँ, श्रम कानूनों से छूट वाले अध्यादेश की मंजूरी दी गई है। श्रम कानून यानी कि लेबर कैटेगरी का जो लॉ है ना, उसके लिए क्या छूट दिया गया है, उस पर कुछ पॉइंट आपको याद रखने होंगे। क्योंकि देखिए बीपीएससी का एग्जाम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा उत्तर प्रदेश से जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा वो पूछेगा नहीं एग्जाम में। बिल्कुल ये आप रहेंगे गलतफहमी में, ठीक है। जरूर पूछेगा, यूपी से हो, राजस्थान से हो या फिर झारखंड से हो, किसी भी स्टेट से करंट अफेयर होंगे वो जरूर पूछे जाएंगे इस एग्जाम में। तो चलिए लेते हैं इस क्वेश्चन को। श्रम कानून के विभाग के बारे में यहाँ पे छूट क्या दी गई है उसके मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे याद रखने वाली चीजें हैं कि यहाँ जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको नोट जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। पहला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के संकट के चलते उद्योगों से आगे आई हुई समस्याओं को कारण श्रम अधिनियम के 3 साल तक छूट देने का प्रावधान करने की फैसला कर रही है। श्रम अधिनियम यानी कि जो लेबर एक्ट है, जी हाँ दोस्तों, लेबर एक्ट के बारे में आप लोगों को जरूर पढ़ना होगा आपके बीपीएससी के मेंस के एग्जाम की तैयारी अगर करते हैं आप लोग तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस जो हमारे देश में चल रहा है, संकट का महामारी से चल रहा है जो, उसमें आई हुई समस्याओं के कारण जो भी श्रम अधिनियम के एक्ट के तहत 3 साल तक छूट देने का प्रावधान किया है। क्या छूट दिया गया है, तो यहाँ पे 38 श्रम कानून लागू किए गए हैं। 38, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा कि कितने श्रम कानून लागू किए गए हैं, तो ये याद रखिएगा 38 श्रम कानून लागू किए गए हैं। और किसी भी उद्योग के खिलाफ लेबर डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट नियम के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे जो कर्मी हैं यानी कि लेबर ग्रेड के जो कर्मी हैं उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा मिलने जा रहा है। 38 ऐसे श्रम कानून लागू होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, जहां पे उद्योग के खिलाफ जी हाँ, किसी भी उद्योग के खिलाफ लेबर डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट नियम अंतर्गत कार्रवाई नहीं की जा सकती है उनके ऊपर। अगला मुख्य बिंदु है कि इसके साथ श्रमिकों के मूलभूत हितों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों में जो संरक्षण प्राप्त है वो यथावत रहेंगे। दोनों ही चीजें कह दी गई है यहाँ पे कि इनके अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं होगी, और दूसरी चीजें जो भी इनको फैसिलिटीज दी जा रही थी मूलभूत हितों को लेकर, इनकी रक्षाओं को लेकर, है ना, वो वही रहेगा जो कि पहले से लागू करके रखा गया है इन सभी नियमों के लिए। तो चीजें समझ गए आप यहाँ पे। तो ये 3 मुख्य बिंदु यहाँ से जरूर आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। एक मुख्य बिंदु यहाँ पे ये है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहीं एग्जाम में पूछ दे तो बताइएगा लखनऊ है, मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल यहाँ पे अभी आनंदीबेन पटेल है। तो ये मुख्य बिंदु 3 तो आपको हर स्टेट का पता होना चाहिए। जिस भी स्टेट का कुछ भी जीके पढ़िए, ये 3 चीज तो उसके बारे में याद रख लीजिए। कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने वहां पे कमेंट में आंसर नहीं किया था, तो आज भी कर दीजिए, आज भी एक मौका दे रहा हूं आपको, ठीक है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग, अगर वीडियो देख रहे हैं तो। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से करंट अफेयर है। संयुक्त राष्ट्र ने कमजोर देशों के लिए $6.7 बिलियन की वैश्विक अपील की है। यह सहायता दी गई है किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के द्वारा, है ना। ये यूएन का ही आप लोगो देख रहे हैं यहाँ पे। यूनाइटेड नेशन ने उन कमजोर देशों के लिए करीब $6.7 बिलियन का वैश्विक अपील किया है। लेकिन इसमें जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या क्या है आपको ध्यान रखनी होगी। क्या क्या दोस्तों, तो पहला मुख्य बिंदु है कि संयुक्त राष्ट्र और उसकी साझेदारी जो एजेंसियां हैं, है ना, उन एजेंसियों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए करीब इतने बिलियन डॉलर का, $6.7 बिलियन का, बिलियन डॉलर है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा सकते हैं, पूछ सकता है कि कितने बिलियन डॉलर का सहायता हुआ है वैश्विक स्थिति पे, तो ये हुआ है $6.7 बिलियन का। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनता है यहाँ पे कि जो भी शुरुआत में संगठन ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए कमजोर देशों को $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए थे, संकल्प लिया था, वो पूरा कर दिया है। जी हाँ, $2 बिलियन जो है अमेरिकी डॉलर जो है वो यूएन ने
दिया है उन कमजोर देशों को, जिसके लिए जिससे वो सहायता हो सका है उन देशों का। ठीक है, चलिए एक और मुख्य बिंदु है यहाँ पे, जी हाँ, कि अब यह राशि बढ़कर 6.7 बिलियन डॉलर हो गई है। तो पहले 2 था जो कि दिया जा चुका था, अब ये बढ़ा दिया गया, 6.7 कर दिया गया है। तो जो बाकी के 4.7 है ना, वही मिलेगा अब। ठीक है, इन देशों को जो कि वैश्विक मानवीय प्रतिक्रियाओं की योजनाओं को चला सके अपने देश में। वैसे कमजोर देश जो कि आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा कमजोर है और उनके देश में भी कोविड-19 का जो वायरस है वो पहुंच चुका है, तो उन देशों को ये सहायता करने के लिए सहायता हो रही है 6.7 बिलियन डॉलर का। ठीक है, अब कुछ मुख्य बिंदु पे चलते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्या? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी 1945 में। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में जीके में पूछता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। अच्छा, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय नोट कर लीजिएगा, न्यूयॉर्क में है। अच्छा, इसके महासचिव अभी कौन है? तो महासचिव है दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस, नोट कर लीजिएगा। और सदस्य देश कितने हैं? यूएन के सदस्य देश कितने हैं? तो 193, ये भी आप याद रखिएगा, 193 है। ठीक है, 193 है। और यहाँ पे जो आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं यूएन में, कितनी बोली जाती हैं? ये क्वेश्चन मैं आपको जीके में बताता हूं अक्सर हर बार। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे हमको फॉलो करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें कि इंग्लिश, जी हाँ, अरबी, चीनी और फ्रांसीसी और स्पेनिश, ये 6 ऐसी भाषाएं हैं जिसको यहाँ पे क्या तो फॉलो किया जाता है यूएन में। ठीक है, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रशियन और यह रशियन और स्पेनिश। ठीक है, याद रखिएगा, ये 6 भाषाओं का नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। चलिए, और देखिए वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ये 4 पॉइंट थे आपके लिए, और अब ये 5 क्वेश्चन है आपके लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और एक क्वेश्चन आपको कमेंट करने होंगे जो कि मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा। इसका तो आंसर बताऊंगा ही, अगर आपको पता है तो आप भी यहाँ पे पहले कमेंट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आईसीएमआर, कल ही इसके बारे में मैंने अपडेट दिया है दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीएमआर के साथ मिलकर कौन सी कंपनी कोरोना का टीका बना रही है? चलिए, आईसीएमआर का फुल फॉर्म जल्दी से बता दीजिए आप लोग नीचे। कल ही बताया है मैंने, कल ही बताया है, कल के वीडियो में जो शाम को 7 बजे आपको करंट अफेयर का वीडियो दिया गया है, वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा एक बार। ठीक है, वीडियो कैसा लगा एक बार फीडबैक भी देते रहिएगा हम लोग को। ठीक है, तो आईसीएमआर के साथ मिलकर कौन सी कंपनी का टीका बन रहा है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, भारत बायोटेक। ये कंपनी है दोस्तों बेंगलुरु की, नोट कर लीजिएगा। और इसके साथ मिलकर जो है आईसीएमआर जो है क्या टीका का निर्माण कर रहा है कोरोना के खिलाफ। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है, हर सवाल में क्वेश्चन रहेगा, आईसीएमआर का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से, मैंने कल ही बताया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन ने भारत के किस स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं? भारत का एक स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुआ है यूएन में, यूनाइटेड नेशन, ये नोट कर लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन में यहां पे भारत का एक स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, उनका नाम बताइए। बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं दोस्तों, इट्स अ टीएस त्रिमूर्ति, नोट कर लीजिएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा, जिनका उत्तर डी है आंसर सही कर रहे हैं, इट्स अ राइट आंसर, टीएस त्रिमूर्ति इज द राइट आंसर। ठीक है, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा आपसे दोस्तों कि यूएन का महासचिव कौन है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, उनका नाम जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यूएन का महासचिव का नाम क्या है? ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईरान की नई करेंसी का नाम क्या है? देखिए, ईरान जो है पहले यहाँ पे जो करेंसी थी वो रियाल यूज करता था, रियाल, है ना, तो अब इसका नाम बदल दिया गया है इस करेंसी का। ठीक है, यहाँ पे करेंसी जो है वो बदल चुकी है, अब रियाल ना होकर यहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है करेंसी के तौर पे। तो ये करंट का ही क्वेश्चन है और आपको बताना होगा। अच्छा, ईरान की राजधानी क्या होती है? तेहरान होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा यहाँ पे कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम बताइए। चलिए, देखिए कमेंट कीजिए आप लोग, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें यहाँ मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है ना। मैं ये सारी चीजें बताऊंगा, जो भी चीजें पूछ रहा हूँ ना, ये सारी चीजें बता दूंगा आने वाले सेशन में, है ना। आपको क्यूज भी करा दूंगा, 50-50 क्वेश्चन, 100-100 क्वेश्चन का
पूरे मंथली लेवल पे, है ना, या तो वीकली लेवल पे, जो भी मुझे लगेगा यहाँ पे चीजें आपको देनी चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन आप लोग भी यहाँ पे हमारा सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, जो चीजें पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। आंसर कीजिएगा तोमन, जी हाँ, सी इज द राइट आंसर, तोमन इज द राइट आंसर। ईरान की नई करेंसी है तोमन। अब याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा स्टार मार्क के साथ, ठीक है। चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे आप लोग सी, और यहाँ प्रेसिडेंट का नाम बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आपका हर वीडियो वॉच कर रहा हूँ कब क्या आप लोग उत्तर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट किस उद्योग से संबंधित है? प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट किस उद्योग से, किस इंडस्ट्री से ये संबंधित है? तो आप लोग कभी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का नाम सुने होंगे, ये खनन विभाग में ज्यादातर उपयोग होता है। जी हाँ, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग जो है ये खनन विभाग में, और यहाँ पे खनन विभाग का जो इंडस्ट्री दिख रहा वो है आपका कोल इंडस्ट्री, ठीक है। याद रखिएगा आंसर हमारा डी हो जाएगा दोस्तों, कोल इंडस्ट्री, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अब यहाँ से आपसे पूछूंगा कि बिहार नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, भारत का जी हाँ खनन उद्योग मंत्री कौन है? खनन उद्योग मंत्री कौन है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे आप, ठीक है, जल्दी से, ठीक है, जरूर बताएंगे, ओके। चलिए याद रखिएगा दोस्तों, अगर कोल इंडस्ट्री का यहाँ पे क्वेश्चन कभी पूछे तो ध्यान रखिएगा झारखंड जरूर इससे रिलेट करेगा, क्योंकि झारखंड और बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा कोयले की उत्पादन होती है, ठीक है। तो झारखंड की राजधानी अगर पूछ दे आपसे तो बताइएगा रांची होती है। पश्चिम बंगाल का अगर पूछ दे आपसे तो कलकत्ता होता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्या होता है? कोलकाता होता है, याद रखिएगा। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो ममता बनर्जी हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराता रहूंगा हर क्वेश्चन में। चलिए एक क्वेश्चन और है जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, उसका आंसर कीजिएगा आप लोग। अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला कहां पाया गया है? अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला कहां पाया गया है? जल्दी से आंसर कीजिएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में। भारत में ही पाया गया है, लेकिन कौन से राज्य में पाया गया है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। आंसर होगा इट्स अ बी, असम इज द राइट आंसर, असम इज द राइट आंसर, ठीक है। असम में सबसे पहले ये पाया गया है अफ्रीकी स्वाइन फीवर। स्वाइन जो फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू, ये सुअर यानी कि जो पिग होते हैं, जो जानवर है ना, सुअर जो होते हैं, उनसे फैलने वाला ये रोग है, ठीक है, स्वाइन फ्लू। अच्छा, एक बर्ड फ्लू रोग होता है दोस्तों, वो कौन से जानवर के चलते फैलता है? तो याद रखिएगा मुर्गियों के चलते या मुर्गों के चलते, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ स्वाइन फीवर जो है ये फैला है, पहला मामला आया था अभी हाल ही में असम में। असम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो आप आंसर क्या करेंगे? असम की राजधानी कहाँ है? तो आंसर करेंगे दिसपुर इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछेगा। यहाँ के मुख्य मंत्री कौन है अभी? यहाँ के सीएम कौन है अभी? आंसर कीजिए जल्दी से फटाफट, 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पे याद रखिएगा सर्बानंद सोनोवाल, यहां सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, याद रहेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे असमियन लैंग्वेज यूज की जाती है, तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। तो आज के इस पूरे सिनारियो में दोस्तों हमने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कुछ राष्ट्रीय और कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पे ये सारे वीडियो आपको दिए थे आज के, लेकिन उसके साथ साथ 5 क्वेश्चन भी दिए हैं, 5 ऐसे प्रश्न भी दिए हैं जो कि आपके अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्रम से रिलेटेड थे। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको एक बताना चाहूँगा चीज़, कि चीज़ों को पढ़िए लगातार, और ऐसा नहीं कि यही टॉपिक रहेगा, हर दिन कुछ अलग अलग टॉपिक लेकर आऊँगा। क्योंकि मैंने आपको करंट अफेयर का वीडियो में बोला भी है कि एक तो डेली बेसिस का करंट अफेयर, एक मंथली बेसिस का करंट अफेयर, और एक आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड होगा वीडियो। उसके अलावा स्टैटिक जीके का भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे।
तो शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलें अनअकैडमी बीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे। तो हमारे साथ जरूर जुड़े, और आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए हमारा तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।